देशमुख के ऊपर, उस पर एक आदेश जारी किया जिसके मुताबिक 15 दिनों के अंदर सीबीआई एक प्राइमरी रिपोर्ट हाईकोर्ट में सौंपे और जांच के आदेश दिए सीबीआई जांच। हाईकोर्ट का आदेश है तो निश्चित तौर पर सीबीआई इस पूरे प्रकरण की जांच करेगी। जो आरोप लगाए गए हैं उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन बड़ा प्रश्न ये है कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त श्री परमबीर सिंह जी ने जो आरोप लगाए थे अपने ही मंत्री के ऊपर, उसके लिए कुछ पुरावा, कोई सबूत नहीं था। और ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स ये कहते हैं कि कोई भी ऑफिसर अपने किसी मिनिस्टर पर बगैर किसी सबूत के इस प्रकार के वाइल्ड एलिगेशन नहीं लगा सकते। मतलब ये सर्विस रूल्स का वायलेशन था। आज मुझे समझ में नहीं आ रहा, लगभग 1 महीना से के आसपास होने को है उन आरोप को लगाए, आज तक महाराष्ट्र सरकार ने परमबीर सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? आखिर कौन सी ताकतें हैं जो सरकार को परमबीर के इस वाइल्ड एलिगेशन के खिलाफ और जो रूल्स का वायलेशन हुआ है उसके आधार पर एक्शन लेने से रोक रही हैं? जिसको महाराष्ट्र सरकार खुद हल कर। देखिए, हमारे यहाँ, हमारे देश में एक व्यवस्था है कि किसी भी स्टेट में अगर सीबीआई की इंक्वायरी लगनी है तो 2 आधार पे हो सकता है, या तो राज्य सरकार हाँ बोले या फिर हाईकोर्ट आदेश दे। तो जब हाईकोर्ट ने आदेश दिया है तो निश्चित तौर पर सीबीआई इंक्वायरी लगेगी। और अगर महाराष्ट्र सरकार में बैठे लोग इस पूरे घोटाले में या हफ्ता वसूली के रैकेट में शामिल नहीं हैं तो उनको कोई एतराज नहीं करना चाहिए और सीबीआई को इंक्वायरी करने का पूरा एक आज़ादी मिलनी चाहिए। क्या अभी भी नैतिक रूप से अनिल देशमुख को पद से नहीं हट जाना चाहिए? देखिए, हमारे देश में हमने ऐसी परंपराएं देखी हैं कि एक ट्रेन की दुर्घटना हो जाती थी तो लाल बहादुर शास्त्री रिजाइन कर देते थे। यहां उनका ही अपना कमिश्नर आरोप लगाता है, सही है गलत है वो बात की बात है, वो तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन इतना संगीन आरोप लगाता है, उसके बाद भी कोई व्यक्ति अपने पद पर टिका है, तो मुझे लगता है कि यह उसकी नैतिकता से जुड़ा प्रश्न है। नैतिकता का तकाजा तो यह है कि हट जाना चाहिए, लेकिन अगर नैतिकता नहीं है तो आगे आप कुछ नहीं कह सकते। महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरह से वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया है, क्या कहेंगे, किस तरह की आपकी? सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर से लड़ने के लिए कल जो एसओपीज या रिस्ट्रिक्शंस जो अनाउंस किए हैं वो मोटा मोटी तौर पर ठीक है, हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन उसमें कुछ खामियां हैं। ऐसा देखा गया कि सरकार ने जो प्रोडक्टिव सेक्टर है, जहां से रोजगार मिलता है लोगों को और जहां से अर्थव्यवस्था अच्छे से चलती है, उस सेक्टर को बहुत ज्यादा टच नहीं किया और उस सेक्टर को एक रेगुलेट करने के हिसाब से चलने दिया। लेकिन उसी प्रोडक्टिव सेक्टर में एक बहुत बड़ा सेक्टर मुंबई में या महाराष्ट्र में है, वो है रेस्टोरेंट और होटल का व्यवसाय। जिस तरीके से कल अनाउंसमेंट आया कि अब पूरी तरह से सारे होटल्स और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, वो बहुत ही घातक फैसला है। उससे पूरा व्यवसाय चौपट हो जाएगा, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी पैदा होगी, क्योंकि होटल और रेस्टोरेंट व्यवसाय में सिर्फ मुंबई में लगभग 10 लाख के आसपास मजदूर जुड़े हुए हैं जिनको रोजगार मिलता है। 5,000 करोड़ का यह पूरा एक व्यवसाय है। इसको पूरी तरह से बंद कर देना मतलब एक नई बर्बादी को हम आमंत्रण दे रहे हैं। पिछले लॉकडाउन की वजह से ऑलरेडी ये धंधा चौपट हो चुका है। लगातार 8-9 महीने तक ये बंद थे, अब जाकर के शुरू हुए और खड़े हो रहे थे और अचानक आपने झटका दिया। मुझे लगता है ये गलत फैसला है और मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि जैसे बाकी सारे प्रोडक्टिव सेक्टर के ऊपर आपने एक अपनी अच्छी नजर रखी है, बिल्कुल इनको भी संभालने की कोशिश करिए। जो ये होटल चले और जो नाइट कर्फ्यू, जिसका मुझे बहुत ज्यादा अर्थ समझ में नहीं आता है, फिर भी आप जो मुख्यमंत्री जी अपने संबोधन में पूरी दुनिया में कैसे लॉकडाउन हो रहा है उसकी चर्चा कर रहे थे, उसकी बजाय अगर हिंदुस्तान के अलग अलग राज्य सरकारें जिस तरह से काम करेंगे और उसका भी अध्ययन करेंगे तो उनको एक बहुत अच्छी चीज समझने को मिलती। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं कि उड़ीसा की सरकार ने ऐसी घोषणा की है कि वहां नाइट कर्फ्यू रात को 10 बजे के बाद होगा। तो अगर होटल इंडस्ट्री को मुंबई में भी रात को 10 बजे के बाद बंद करने के लिए बोलते हैं तो थोड़ी देर के लिए उनको राहत मिल सकती है। 8 से 7 तक बंद करना मतलब पूरा होटल बंद हो जाता है पूरी तरह से। उससे जो मजदूरों को सस्ता खाना मिलता है उनको खाना भी नहीं मिलता, होटल भी बंद हो जाता है और बेरोजगारी पैदा हो जाती है और होटल के जो मालिक हैं अपने कामगारों को सैलरी देने के लायक नहीं रह जाते हैं। इसलिए सरकार से गुजारिश है कि नाइट कर्फ्यू के टाइमिंग को थोड़ा बदलिए और जो प्रोडक्टिव सेक्टर में इसको भी कंसीडर करिए और इन लोगों को भी एक राहत दीजिए। सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया था कि जब भी डिसीजन लिया जाएगा उस दौरान सबको साथ में लेके किया जाएगा, जिससे कि विपक्ष भी साथ में था, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि इस तरह के डिसीजन लेने से पहले
आर्थिक पैकेज की घोषणा करनी चाहिए थी, उसके बाद इस तरह के फैसले लेने चाहिए थे। बिल्कुल एक विषय है, क्योंकि पिछले लॉकडाउन की वजह से लोगों का धंधा तबाह हो चुका है, चाहे वो अलग अलग टैक्स के देनदारी हो या बिलों की देनदारी है, बिजली बिल हो, पानी बिल हो, या फिर आपका असेसमेंट टैक्स वगैरह हो या जीएसटी हो। इस वजह से लोग बहुत परेशान हैं। तो आप एक बार अगर इतना बड़ा आप लॉकडाउन, एक तरह का लॉकडाउन ही है, माने ना माने, इस तरह इतना बड़ा लॉकडाउन जब लेके आ रहे हैं, तो इस धंधे को, इस व्यवसाय को प्रभावित होने से पहले इसको एक प्रकार का आर्थिक सहयोग देने की व्यवस्था करनी चाहिए थी सरकार को। मैं समझता हूं सरकार के पास पैसे नहीं है, अगर पैसे नहीं तो जो लोग पैसे कमा रहे हैं, जो लोग धंधा चला रहे हैं, कम से कम उनके पैर पे कुल्हाड़ी मत मारिए। जिस वजह से पहले लॉकडाउन में कहा गया था सरकार की तरफ से कि रेंट को लेकर, फिर बिजली बिल को लेकर, पानी के बिल को लेकर, दिल्ली से लेकर मुंबई तक की सरकारों ने महज घोषणा की कि ईएमआई के ऊपर छूट मिलेगी, टैक्स पे छूट मिलेगी, सारे बिलों पे छूट मिलेगी। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि किसी को किसी प्रकार की छूट नहीं मिली। सब लोग अपनी जिंदगी को लेकर रो रहे हैं इस समय। माइग्रेंट वर्कर अब धीरे धीरे पलायन की तरफ, बिल्कुल, कल परसों से ही खबर आ रही है, और कल जो घोषणा हुई है उससे निश्चित तौर पर बड़े पैमाने पर माइग्रेंट वर्कर जाएंगे, क्योंकि यहां पर जब काम नहीं मिलेगा तो लोग क्यों रहेंगे। इसलिए एक बार फिर से मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि जैसे आपने फिल्मों की शूटिंग अलाउ की है एक रिस्ट्रिक्शन के तहत, बहुत अच्छा किया आपने, और थिएटर्स भी चलने दीजिए। बड़े मुश्किल से थिएटर्स खड़े हो रहे थे, उसी तरीके से होटल और रेस्टोरेंट व्यवसाय से जुड़े जो लोग हैं उनको भी राहत दीजिए और ये धंधा चलने दीजिए, वरना बड़े पैमाने पर लोग यहां से चले जाएंगे और मुंबई में एक नया आर्थिक संकट पैदा हो जाएगा। मुंबई सहारा न्यूज की खबरों में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर नई बातें, नए मुद्दे, नई जानकारी और सटीक खबरों के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। आप मुंबई सहारा न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मुंबई सहारा न्यूज को कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अपने इलाके या आसपास में किसी भी तरह से कोई घटना दुर्घटना हो तो आप मुंबई सहारा न्यूज के ईमेल एड्रेस पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि मुंबई सहारा न्यूज में आपको कोई वीडियो भेजनी हो, कोई जन समस्या की वीडियो भेजनी हो, तो आप मुंबई सहारा न्यूज के व्हाट्सएप नंबर पर हमें अपनी वीडियो भेज सकते हैं। हम आपकी समस्याओं को अपने चैनल में उजागर कर आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न करेंगे। तो फिर मिलते हैं नए मुद्दे, नई जानकारी और सटीक खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी मुबारक शेख को दीजिए इजाजत। नमस्कार।